हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लगातार क्वालिटी कंटेंट 24/7, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करने जा रहे हैं वर्किंग के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि हमने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वर्किंग होती है। आज हम एक्चुअली वर्किंग देखने जा रहे हैं कि लॉ कैसे बनता है, कितने टाइप्स के लॉ होते हैं, किस किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है और वो फाइनली एक बिल जो है, जो कि एक कच्चा रूप रहता है, एक ड्राफ्ट रहता है, उसको एक लॉ का रूप दिया जाता है। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो इस आइडेंटिकल इन बोथ हाउसेस, मतलब दोनों हाउसेस में जो प्रोसीजर होगा वो आइडेंटिकल होगा, कोई डिफरेंट नहीं होता। हालांकि पावर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो जैसे जैसे हम अलग अलग टाइप के लॉस पढ़ते जाएंगे उनके पावर डिफरेंस के बारे में भी हम बात करते जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोजल इट इज ऑफ टू टाइप्स, मतलब कौन बिल को प्रपोज कर रहा है उसके बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पब्लिक बिल। पब्लिक बिल क्या होगा? बेसिकली पब्लिक बिल कौन देगा? पब्लिक बिल एक गवर्नमेंट का मेंबर देगा। ठीक है, कौन देगा? एक गवर्नमेंट मेंबर। ठीक है, दैट मींस मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर जो है वो जब बिल प्रोवाइड करेगा या जब बिल देगा तो उसको क्या बोला जाएगा? पब्लिक बिल बोला जाएगा। वहीं जब एक प्राइवेट मेंबर, दैट मींस एक ऐसा पर्सन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, जब ऐसा मेंबर जो है बिल पेश करता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट बिल, जो कि प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। ठीक है, चलिए कैटेगराइज की बात करते जाते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो हम किसको बोलते हैं? चार कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है? मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल को छोड़ के बाकी सारे मैटर्स किस में आ जाते हैं? ऑर्डिनरी बिल में आ जाते हैं। फिर आता है मनी बिल। मनी बिल मैटर्स एनलिस्टेड इन आर्टिकल नंबर 110। सिर्फ वो आर्टिकल, सॉरी, जो वो एस्पेक्ट्स हैं या जो चीजें सिर्फ आर्टिकल नंबर 110 में दी हुई हैं वो कहां आ जाते हैं? मनी बिल में आ जाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या लॉ मेकिंग से रिलेटेड 111 में दिया है तो वो मनी बिल नहीं होगा। सिर्फ वो सब्जेक्ट्स या वो चीजें जो कि आर्टिकल एक नंबर 110 में लिखी गई हैं, सिर्फ वो ही क्या कंसिडर करते हैं? ये मनी बिल होती है। ठीक है, अगेन जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा बहुत सेम होता है बट पावर में डिफरेंस आ जाता है मनी बिल के एस्पेक्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल बिल के बारे में। ठीक है, तो मैटर्स ऑफ फाइनेंस है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 117 की बात होती है, अलग अलग टाइप के फाइनेंस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड जब करना होता है तो क्या प्रोसीजर होता है? अगेन प्रोसीजर विल बी सेम बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे मेजोरिटी का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, एक होती है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जितने लोग प्रेजेंट है उसका हाफ एंड वन। ठीक है, दैट मींस 50% प्लस वन वोटर ने अगर उसको बोल दिया तो वो सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो जाता है। अब अगर ऐसा बहुत ही फंडामेंटल चेंज आता है तो उसमें क्या होता है कि भाई साहब स्पेशल मेजोरिटी लगती है। दैट मींस कम से कम 2/3 लोग मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और उसमें से 50% प्लस वन वोटिंग करना चाहिए। फिर एक फाइनली एक और टाइप का स्पेशल आता है, स्पेशल मेजोरिटी आती है, जिसमें क्या होता है जब आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं इंडिया के, उसमें क्या होता है अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट हमें स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली से भी परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए टैक्सेशन में कुछ दिक्कत है, जो हमारा वैट था, सेल्स टैक्स था, ये सब हटा के जब हमने जीएसटी लेकर आए तो हमने इंडिया के एक फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहा। तो उसमें क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी तो लगती है, साथ में जो स्टेट्स हैं वो भी एग्री होने चाहिए कि हाँ ठीक है हम ये चीज को इम्प्लाई कर देंगे। तो ये होता है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रोसीजर अगेन ऑर्डिनरी बिल के जैसा ही होगा, थोड़ा बहुत मनी बिल में चेंज आ जाता है, फाइनेंशियल बिल में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्डिनरी बिल की। सबसे पहला क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग। इसमें बेसिकली बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, अब कोई से भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि एक ही पर्टिकुलर हाउस में इंट्रोड्यूस करा जाए। या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जाता है या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा जाता है, बट फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं भाई? उसको रीड करके, उसके ऑब्जेक्टिव्स को रीड करके, भाई हम ये जो पर्टिकुलर सोशल डिस्पैरिटी है उसको हटाने के लिए हम ये बिल लेकर आ रहे हैं, या ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए ये बिल लेकर आ रहे हैं, ऐसे करके इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस स्टेज पे कोई भी डिस्कशन नहीं होता। ठीक है, इस स्टेज पे नो डिस्कशन इज देयर। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करा जाता है? पब्लिश करा जाता है गजेट ऑफ इंडिया में। गजेट ऑफ इंडिया क्या है? बेसिकली भारत सरकार का न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसमें पब्लिश करा जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या? आपकी फर्स्ट रीडिंग, या दैट मींस फर्स्ट स्टेप किसको पास करने का? ऑर्डिनरी बिल को पास करने का। या ऑर्डिनरी बिल के मामले में सबसे पहले प्रोसीजर ये होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जब होगा तो भी इसी तरीके से फॉलो करा जाएगा। ठीक है, मनी बिल भी होगा तो प्रोसीजर इसी तरीके से फॉलो करा जाएगा, बट मनी बिल में पावर का डिफरेंस आ जाएगा लोकसभा की और राज्यसभा की।
ठीक है, वो भी समझेंगे, बट फिलहाल अभी ये समझिए ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इस तरीके से आया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेकेंड रीडिंग। इसमें डिटेल्ड रीडिंग होती है और पर्टिकुलर क्लॉज बाय क्लॉज की स्क्रूनिटी होती है। दैट मीन्स उसको बहुत तरीके से छान छान के हर एक चीज पर डिस्कस करते हैं और हर एक जो क्लॉज बाय क्लॉज है उस सब के बारे में इसमें डिटेल बातें होती हैं। ठीक है, सब स्टेजेस की बात करते हैं तो उसमें कुछ सब स्टेजेस आ जाती हैं। ठीक है, प्रिंटेड कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबसे पहले स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन की बात होती है, तो इसमें कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, और जनरल डिस्कशन के बाद क्या होता है, एक ओवरऑल डिस्कशन की हाँ यार ये जरूरी भी है कि नहीं है, क्या इसको लाना चाहिए, ये सब चीजें जनरल डिस्कशन में आ जाती हैं। तो जनरल डिस्कशन आफ्टर दैट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप एक्शन इज टेकन। चलिए, सबसे पहला अब इन चार में से कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन को चूज करा जाता है किसमें, आपके सेकंड रीडिंग में। ठीक है, बिल टेकन इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन फिक्स डेट, मतलब सीधा सीधा पूरा बिल है उसी को कंसिडरेशन में ले लिया जाएगा। ठीक है, कि भाई अब आप बताइए कि इस बिल को पास करना है कि नहीं करना। ठीक है, सीधे सीधा होल का होल बिल जो होगा वो कंसिडरेशन में आ जाएगा, या फिर क्या कर दी जाएगी, इस पर्टिकुलर फिक्स डेट दे दी जाएगी कि भाई साहब आने वाले 10 दिन में या 15 दिन बाद इस पे हम क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। अब इस 10 से 15 दिन के दौरान क्या हो सकता है, जो मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर बिल को पढ़ सकते हैं क्योंकि उनको प्रिंटेड कॉपीज ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो उसको पढ़ सकते हैं और फाइनली जब वोटिंग की बात आएगी तो वहां पे अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। दूसरा होता है रेफर द बिल टू सिलेक्टेड कमिटीज। अब ये सिलेक्टेड कमिटीज क्या चीज है सर? सिलेक्टेड कमिटीज बेसिकली क्या होती हैं, एड हॉक कमिटीज बनाई जाती है, मतलब जरूरत के हिसाब से कुछ कमिटीज का गठन होता है जिसमें 10 से 15 लोग रहते हैं। अगेन कुछ लोकसभा के भी रहेंगे। ठीक है, अगर हाउस अपना खुद का करना चाहता है तो खुद के हाउस की कमिटीज भी बनाई जा सकती हैं। वो कमिटीज को क्या करेंगे, बिल रेफर कर देंगे और उन कमिटीज से बोला जाएगा कि आपके पास इतने दिन का टाइम है, आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो आप प्रिपेयर करो, उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हो अमेंडमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो करना है आप करो, बट 10 से 15 दिन बाद क्या करो, आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट कहाँ प्रेजेंट करोगे, इस हाउस में प्रेजेंट करोगे। और जनरली यही स्टेप चूज करा जाता है। ठीक है, जनरली यही स्टेप जो है ऑप्ट करा जाता है। तीसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, बिल रेफर बिल टू जॉइंट कमिटी। अब जॉइंट कमिटी की जब बात आती है तो यहाँ पे लोकसभा के मेंबर भी रहेंगे और राज्यसभा के मेंबर रहेंगे, ये होती है जॉइंट कमिटी। ठीक है, या फिर फाइनली सर्कुलेट बिल टू इलेक्ट पब्लिक ओपिनियन, मतलब बिल को आप ऑनलाइन डाल दो, बिल को आप पेपर में पब्लिश कर दो, बिल की डिटेल्स कर दो, पीडीएफ अवेलेबल करा दो और उस पर पब्लिक का ओपिनियन ले लो कि भाई साहब बेसिकली पब्लिक का ओपिनियन इसमें है क्या, कि पब्लिक क्या चाहती है, क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है, जनरली मैं बात करता हूं तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज होता है सब स्टेज में। ठीक है, कि बिल को एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड कमिटी को रेफर कर दिया जाता है और उस कमिटी को बोला जाता है कि आप क्या करिए, एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस पे बनाइए। चलिए, कमिटी स्टेज की बात करते हैं। सब स्टेज में आप आती है कमिटी स्टेज। सिलेक्ट कमिटी एग्जामिन्स द बिल क्लॉज बाय क्लॉज एंड कैन अमेंड इट विथ चेंजेस इन एक्सक्यूज मी कैन अमेंड विथ चेंजिंग इट्स प्रिंसिपल। कमिटीज रिपोर्ट बैक टू द हाउस विद अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द बिल। ये पर्टिकुलर रिपोर्ट क्या होती है, हर एक मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, वो पढ़ते हैं और अमेंडमेंट्स जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी प्रपोज रहते हैं, वो सबको पढ़ते हैं और फिर फाइनली एक डिस्कशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन स्टेज। ईच क्लॉज इज डिस्कस्ड एंड वोटेड सेपरेटली। ठीक है, हर एक क्लॉज को डिस्कस करा जाता है और हर एक क्लॉज को सेपरेटली वोट करा जाता है कि हाँ ये क्लॉज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेंबर्स कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट्स, कोई अगर प्राइवेट मेंबर है तो वो भी अमेंडमेंट प्रपोज कर सकता है। चलिए, थर्ड स्टेज आती है इसकी, थर्ड रीडिंग। ठीक है, तो डिबेट कन्फाइंड टू एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, मतलब अब यहाँ पे कोई क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे डिबेट ये होगा कि भाई साहब इस बिल को एक्सेप्ट करें कि नहीं करें। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग, कोई अमेंडमेंट, कोई प्रपोजल नहीं होता। ठीक है, तो नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड इफ गेट्स मेजॉरिटी। ठीक है, मतलब अगर वोटिंग होती है और अगर बिल को मेजॉरिटी मिलती है तो बिल इज डीम्ड पास एंड ऑथेंटिकेटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां का होगा उसको ऑथेंटिकेट करेगा और फिर क्या होगा, बिल मूव्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट हाउस। बिल क्या होगा, दूसरे हाउस की तरफ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये सब कहां पे हुआ है, लोकसभा में हुआ है, तो लोकसभा के बाद अब कहां जाएगा, बिल राज्यसभा में जाएगा। चलिए, बिल इन सेकंड हाउस विल फॉलो ऑल दी अबव स्टेप्स, जो भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग हुई है वो सब वापस होगी। ठीक है, 4 ऑल्टरनेटिव रहते हैं दूसरे हाउस के पास। पास द बिल विदाउट अमेंडमेंट, मतलब बिल को पास कर दे बिना किसी अमेंडमेंट करे। पास विथ अमेंडमेंट एंड सेंड टू फर्स्ट हाउस फॉर कंसिडरेशन, मतलब उसमें और फंडामेंटल चेंज करते हैं, कुछ और चेंजेस करते हैं, फिर वापस फर्स्ट हाउस के पास भेजते हैं कि भाई साहब हमने ये चेंज करें, अब आप इसको एग्री कर दो। ठीक है, फिर वो अगेन वो भी कुछ चेंजेस करके वापस इधर भेज सकते हैं, मतलब काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तीसरा है रिजेक्ट ऑल टुगेदर, मतलब बिल पास ही नहीं करें, मना कर दें कि नहीं भाई साहब ये यहाँ से तो पास नहीं होगा। फाइनली कीप पेंडिंग, कीप पेंडिंग मतलब उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो दिस कीपिंग पेंडिंग। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट आते हैं ना, रिजेक्ट बिल
और कीप पेंडिंग, इनकी वजह से क्या होता है, एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, और इस डेडलॉक की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग बिठा ली जाती है। ठीक है, क्या कर ली जाती है, जॉइंट सिटिंग बिठा ली जाती है। फाइनली जॉइंट सिटिंग बैठती है, बिल पास होता है, और फाइनली क्या होता है, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट साहब के पास बिल को भेज दिया जाता है साइन करने के लिए। अब देखो, जॉइंट सिटिंग तभी होगी जब एक डेडलॉक क्रिएट होगा कि भाई साहब बिल तो पास होना जरूरी है, मान लीजिए कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे थी, ठीक है, पास होना बहुत जरूरी है, उस केस में क्या होगा, डेडलॉक अगर क्रिएट हो जाता है, अगर इन चारों में से कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन चूज होती है, ठीक है, मान लीजिए स्पेशली थर्ड और फोर्थ के टाइम पे अगर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है कि बिल पास होना बहुत जरूरी है और वो हो ही नहीं रहा, उस केस में जॉइंट सिटिंग का प्राविधान है। ठीक है, उस टाइम पे क्या हो सकती है, प्रेसिडेंट साहब जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं और उस पर सिंपल मेजोरिटी से वोट हो सकता है और फाइनली बिल पास हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन मनी बिल पे। मनी बिल पे देखते हैं, हमने जैसा कि कहा था कि आर्टिकल नंबर 110 में जो जो चीजें लिखी हुई है ना, वो किस में रहेगी, आपके मनी बिल में रहेगी। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 110 क्या बोलता है, कुछ फॉलोइंग चीजें जो हैं वो मनी बिल कंसिडर करी जाएगी। सबसे पहले क्या, रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस किस में आएगा, मनी बिल में आएगा। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट, अगर यूनियन गवर्नमेंट किसी से मनी बोरो करना चाहती है तो वो आर्टिकल नंबर 110 में आएगा। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पेमेंट इनटू और विड्रॉल। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा इसकी कस्टडी रखने के लिए, किसके, कंसोलिडेटेड या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, इसमें से पेमेंट निकालना है, इसमें पैसा जमा करना है, जो भी चीज़ है इसके लिए भी अगेन बिल लाना पड़ता है और ये किस में आती है, मनी बिल में आती है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से इनको पैसा निकालना है गवर्नमेंट को, तो एक अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आना पड़ता है। क्या लेकर आना पड़ता है, अप्रोप्रिएशन बिल। तो ये अप्रोप्रिएशन बिल भी क्या होता है, मनी बिल ही होता है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी क्या होगा, मनी बिल होगा। तो ये चीजें जो है बेसिकली ये किस में आ जाएंगी, मनी बिल में आ जाएगी। और ये आर्टिकल नंबर 110 में साफ दी हुई है कि अगर वो पर्टिकुलर बिल इन चीजों से रिलेट करता है या इन चीजों के लिए बना है तो बेसिकली क्या होगा, वो मनी बिल होगा। चलिए, स्पीकर डिसाइड्स वेदर मनी बिल और नॉट। सबसे पहली बात, जैसा मैंने जब हम बात कर रहे थे लोकसभा स्पीकर के पावर के बारे में, तो हमने ये बात करी थी कि स्पीकर साहब क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर बिल मनी बिल है कि नहीं है, और उनका डिसीजन बेसिकली फाइनल होगा। ठीक है, डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मनी बिल इज ओनली इनिशिएटेड इन लोकसभा, मतलब मनी बिल का इनिशिएशन कहाँ हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। दैट मीन्स राज्यसभा में सीधा नहीं आ पाएगा। ठीक है, प्रायर असेंट और रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब जब तक प्रेसिडेंट साहब इसको प्रायर असेंट नहीं देंगे कि हाँ भाई ठीक है ये चीज आप मान लीजिए, भाई देखो क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो वो सब पावर किसके हाथ में, प्रेसिडेंट साहब के हाथ में, अल्टीमेटली एक्सरसाइज उसको कोई और कर रहा है, राइट। अब गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालना है कुछ पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए या कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, तो जाहिर सी बात है भाई वो साइन किसका रहेगा उस पर्टिकुलर पे, प्रेसिडेंट साहब का। क्यों, क्योंकि सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के जितने डिसीजंस होते हैं वो सब प्रेसिडेंट साहब के नाम पे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, अगर कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो प्रेसिडेंट साहब का शुरुआत में ही कंसेंट लेना पड़ता है कि भाई साहब हम ये चीज करने जा रहे हैं, आप इस पर साइन कर दो। ठीक है, तो प्रायर असेंट और रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बिल पास नहीं होगा। राज्यसभा हैज फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस, राज्यसभा के पास क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी है भाई साहब कि ही कैन नॉट अमेंड द बिल, मतलब राज्यसभा क्या कर सकती, कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज नहीं कर सकती। दे कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, और ये जो रिकमेंडेशन है ये बाइंडिंग नहीं रहेंगे, ये सिर्फ एडवाइजरी रहेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस रिकमेंडेशन को जो वो रिकमेंड कर रहे हैं राज्यसभा कि वो अप्लाई करे जाए। उनका नेचर कैसा होता है, स्ट्रिक्टली एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता। सेकंड चीज में बात करता हूं, जब डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होने की बात करता हूं तो उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन आ जाता है राज्यसभा के पास कि राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए उसको होल्ड कर सकता है। 15वें दिन वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाता है, पास माना जाता है। मतलब 14 दिन के अंदर अंदर या तो राज्यसभा उसको पास करती है, कुछ रिकमेंडेशन देती है, या अगर उसको पास नहीं भी करती है तो 15वें दिन क्या होता है, वो बिल पास माना जाता है। ठीक है, चलिए, नो जॉइंट सिटिंग है, यहाँ पे कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है क्योंकि डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो ही नहीं सकती। प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, क्योंकि सबसे पहले ही प्रेसिडेंट साहब का साइन हो चुका है उस पर, प्रेसिडेंट साहब का कंसेंट हो चुका है उस पर, तो प्रेसिडेंट साहब क्या है उसको वापस बिल्कुल भी नहीं भेज सकते। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल बिल के बारे में। तो कोई भी ऐसा बिल जो फाइनेंस के बारे में डील करता है, एक्सपेंडिचर के बारे में डील करता है, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल बिल। तो ऐसे तीन टाइप के बेसिकली फाइनेंशियल बिल होते हैं। सबसे पहला तो मनी बिल ही हो जाता है, जो कि हमने आर्टिकल नंबर 110 में बात करी, ठीक है। दूसरा आता है फाइनेंशियल बिल टाइप 1, जो कि आर्टिकल नंबर 117 सब क्लॉज 1 में होता है। और फाइनली फाइनेंशियल बिल टाइप 2, जो कि आर्टिकल नंबर 117 सब क्लॉज 3 में आता है, 2 में नहीं 3 में आता है, ठीक है। चलिए, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स। बेसिकली समझिए क्या है, मनी बिल जो है वो सारे क्या होंगे, फाइनेंशियल बिल होंगे, बट कुछ और भी ऐसे फाइनेंशियल बिल हैं जो कि मनी बिल नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो ये दोनों मनी बिल नहीं है, ठीक है। बट मनी बिल अपने आप में क्या है, एक फाइनेंशियल बिल है। तो ये बेसिकली एक वेन डायग्राम के हिसाब से समझाना चाह रहा हूं इस स्टेटमेंट को कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट नॉट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, बिल कंटेन्स मैटर ऑफ आर्टिकल नंबर 110 एज वेल एज ऑफ जनरल लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें जो भी आर्टिकल नंबर 110 में न्यूमरेटेड है वो तो है ही है, साथ में कुछ और भी चीजें हैं। इसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट साहब का रिकमेंडेशन जरूरी है। गवर्न बाय सेम लेजिस्लेचर प्रोसीजर दैट ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। राज्यसभा के पास भी अगेन वही रिस्ट्रिक्शन रहेंगे कि भाई साहब कैन नॉट रिजेक्ट, अमेंड और प्रोविजन ऑफ दिस टैक्सेस, ठीक है। जॉइंट सिटिंग इन दिस केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतलब मनी बिल से हटके ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा मनी बिल में एंड फाइनेंशियल बिल में। ठीक है, ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा कि भाई साहब फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान हो सकता है। चलिए, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्रीटेड एंड गवर्न्ड बाय द सेम प्रोसीजर एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी बिल, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। यहाँ पे एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि भाई साहब फाइनेंशियल बिल टाइप 2 जो है वो कोई से भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, जरूरी नहीं है। और अगेन अगर जरूरी नहीं है तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट जॉइंट सिटिंग का प्रावधान हो सकता है। तो ये थे आपके मनी बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल टाइप 2। चलिए, जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज, जॉइंट सिटिंग कब कब होती है, क्या क्या होती है, उसकी रूल्स एंड प्रोसीजर क्या रहेंगे। तो व्हेन अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज अकर्स, उस टाइम पे क्या होती है, जॉइंट सिटिंग होती है। अब देखो, हमने बात करी थी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब लोकसभा राज्यसभा के मेंबर की जब मैं बात करता हूं तो हमको जाहिर सी बात है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा हैं और राज्य कंपैरेटिवली टू राज्यसभा, राइट। यहाँ पे 545 है, वहां पे 250 के आसपास लोग हैं, है ना। तो अब क्या होगा, जॉइंट सिटिंग होगी अगर, तो टोटल हो जाएंगे 700, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे लोकसभा में 300 लोग भी हैं और यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ भी है, तो भी जब वोटिंग होगी तो लोकसभा जीत जाएगी, क्योंकि अगेन मेजोरिटी से, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी होती है, ठीक है। समझ में आया। तो इसलिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान रखा जाता है। जॉइंट सिटिंग जो है वो लोकसभा के फेवर में ही हमेशा जाती है। चलिए, तो व्हेन अ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, क्या बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, सबसे पहला देखते हैं, बिल रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, मतलब लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर दे, तब जॉइंट सिटिंग का प्रावधान हो सकता है। डिसएग्रीमेंट ऑफ द अमेंडमेंट्स मेड, अगर कोई एक पर्टिकुलर हाउस अमेंड करके वापस उसको दोबारा हाउस की तरफ भेजता है कि भाई साहब इनको रिकॉग्नाइज कर लीजिए, ये कर लीजिए, उस केस में भी क्या हो सकता है, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान हो सकता है। मोर देन 6 months elapsed विदाउट द बिल बीइंग पास्ड, एक पर्टिकुलर हाउस अगर उसको 6 महीने से ऊपर अगर उसको रख लेता है बिल को, तो उस केस में क्या होता है, ये जॉइंट सिटिंग का प्रावधान हो सकता है। प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सिटिंग, कौन समन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। किसकी रिकमेंडेशन पे, अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब के रिकमेंडेशन पे। फॉर डिलिबरेटिव वोटिंग ऑफ द बिल, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑन ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल ओनली, एक्सेप्टेबल ऑन ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल ओनली, मतलब सिर्फ ऑर्डिनरी बिल पे होगी और फाइनेंशियल बिल पे ही क्या होगी, जॉइंट सिटिंग होगी। समझ में आया। चलिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करता हूं तो ये हमारे कौन होंगे, स्पीकर साहब होंगे, मतलब लोकसभा के स्पीकर साहब होंगे। स्पीकर साहब अगर क्या है, एब्सेंट है, उस केस में डेप्यूटी स्पीकर साहब होंगे, वो भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, कि चेयरमैन कहां के होते हैं, राज्यसभा के, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ऑफिसर उसको प्रेसाइड कर सकता है जिसको प्रेसिडेंट साहब ने मीटिंग में के लिए अपॉइंट करा हो, ठीक है। तो ये हो जाते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर। चलिए, गवर्न बाय द रूल्स ऑफ लोकसभा
एंड बिल पास बाय मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, जितने भी प्रेजेंट इन वोटिंग है उनकी मेजोरिटी से बिल पास होगा। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 है, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 की जरूरत नहीं है। न्यू अमेंडमेंट कैन नॉट बी प्रपोज्ड एक्सेप्ट, ठीक है, न्यू अमेंडमेंट जो कि बिल है पर्टिकुलर वो नहीं प्रपोज हो सकता एक्सेप्ट कुछ चेंजेस हैं। अमेंडमेंट दैट कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट, उसको हटाने की अगर बात होती है तो ऑफकोर्स वो एग्री हो सकता है, वो अमेंडमेंट को पास करा जा सकता है। अमेंडमेंट दैट माइट बिकम नेसेसरी ड्यू टू डिले इन पासेज ऑफ बिल, कि भाई साहब कुछ मान लो लाना ही लाना है, उसमें अमेंडमेंट चेंज करना ही करना है ताकि वो पास हो जाए। हाउस अड़ गया कि नहीं भाई साहब ये अमेंडमेंट तो होना ही चाहिए, नहीं तो हम रिजाइन कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसे केस में भी क्या हो सकता है, अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करा जा सकता है। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा मनी बिल के बारे में, फाइनेंशियल बिल के बारे में, कैसे कैसे प्रोसीजर होंगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अब इनकेस आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है तो आपको यूट्यूब पे जाने की कतई जरूरत नहीं है, सीधी सी कहानी है, क्या करो आप सीधे जाओ magnetbrains.com पे। कहाँ जाओ, magnetbrains.com, ये हमारी नई वेबसाइट है। साथ साथ हमने हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च करा है गूगल प्ले स्टोर पे, सो प्लीज गो डाउनलोड एंड डू चेक इट आउट। छोटा सा वॉक थ्रू है साइट कैसे काम करेगी। जैसे आपने लॉगिन करोगे साइट पे, आपके सामने ये पूरा पेज आ जाएगा, राइट। जैसे ही पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो यहाँ पे देखो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं आपको कहाँ मिलूंगा, मैं आपको ओलंपियाड में मिलूंगा। कहाँ, ओलंपियाड में। तो जैसे आप यहाँ पे ओलंपियाड के टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना, ध्यान से जो क्लास है वो चूज करना। मैं कहाँ मिलूंगा, 9th क्लास में, ठीक है। तो जैसे ही 9th क्लास के टैब पे क्लिक करोगे, आपके जितने टीचर्स हैं जो कि आपको वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं ओलंपियाड के, सब आपके सामने वॉच नाउ का बटन ले आएंगे। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे एक नया पेज रिलोड होगा जो कि थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये देखो जैसे है यहाँ पे देखो पूरी की पूरी लिस्ट है। क्या है, पूरी की पूरी लिस्ट है, वीडियोस के बारे में सब कुछ आपको पूरी की पूरी यहीं मिल जाएगी, ठीक है। जैसे क्या करोगे, आप इस पे प्लस पे क्लिक करोगे, अगेन यहाँ पे देखो क्या है, पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी भाई। लेक्चर 1 2 3 4 5 जितने हैं सबके सब पूरे लेक्चर यहीं पे आ जाएंगे। यहीं पे वॉच नाउ है, टाइमिंग है, सब पूरी डिटेल्स जो है यहीं पे मिल जाएगी। तो जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यूट्यूब प्लेयर वहीं खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको यूट्यूब पे रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कोई लिंक कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं जाएगी। यूट्यूब प्लेयर विथ सेम फंक्शनैलिटी वहीं पे वहीं आपको खुल जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए, आपकी एजुकेशन को और बेटर बनाने के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर दिया होगा। चैनल को भी ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।